नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते छुट्टी मिलने का रास्ता साफ। राज्यसभा के बाद लोकसभा से मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन विधेयक पारित। घर से काम करने की सशर्त छूट। लोकसभा में उठा अमेरिका में भारतीयों पर हमले का मसला। कांग्रेस का प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल। सरकार अगले सप्ताह देगी जवाब। पाकिस्तान और श्रीलंका से तुरंत हो मछुआरों की रिहाई। संसद में विपक्ष की मांग। 85 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा श्रीलंका। लोकसभा में संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह के पिता की तारीफ। बेटे का शव लेने से किया था इनकार। उत्तर प्रदेश से 2 और आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर। गोलीबारी में एक नागरिक की मौत। एलओसी पर आतंकी गतिविधियों के आरोप पर पाकिस्तान ने मांगे सबूत। और आइए देखते हैं पहली खबर। लोकसभा में आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अमेरिका में भारतीयों पर हिंसा का मुद्दा उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। अगले हफ्ते संसद में सरकार की ओर से इस मसले पर विस्तार से बयान भी देगी। अमेरिका में नस्लीय हिंसा में मारे गए भारतीयों का मामला संसद में गूंजा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। सरकार की ओर से अगले हफ्ते इस मसले पर विस्तार से बयान देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। भारत सरकार ने भी इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मैं यह भी सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि वह सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे कि जो हमारे यूएसए में इंडियन सिटीजन्स हैं वो पूरी तरह से सिक्योर्ड अपने को फील करें, अपने महसूस करें। सारे कदम सरकार उठाएगी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भारतीयों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए चिंता जताई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर अमेरिका से इस मसले को गंभीरता से नहीं उठाने का आरोप लगाया। देखकर चुन के यहाँ से निकल जाओ और आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ऐसी चीजें जो वहां पर हो रही है, इसके लिए मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधी है, मैं पूछना चाहता हूं। हर चीज को ट्वीट करते हैं, हर चीज पर वो बात करते हैं, इस पे क्यों चुप्पी साधे हैं। टीएमसी, बीजू जनता दल और सीपीएम ने भी अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की। Interests of the Indians working in the United States to be protected by the government of India. Aren't we going to take a proper step so that this hate campaign stops? Is going to declare such areas and send advisories for the benefit of our non-resident Indians who are actually going there to get better remuneration and also look after. आज सबसे ज्यादा ये गलत पहचान के कारण बहुत अटैक हो रहे हैं। भारत सरकार ने उसके लिए क्या उपाय किया है, क्या विधि बनाई है, कैसे पहचान का मामला कहां लोगों में लाया जाए ताकि आगे से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी और आप भी खुद इस सदन के होकर के वहां के कांग्रेस को, अमेरिकन कांग्रेस को और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति को ये वार्ता दे। इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। अमेरिका में हाल में भारतीयों पर हिंसा के 3 मामले सामने आए थे। कंसास की घटना में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी घटना में पिछले हफ्ते साउथ कैरोलिना में भारतीय मूल के कारोबारी हार्निश पटेल की हत्या कर दी गई थी।
इस बीच कंसास के गवर्नर सैन ब्राउनबैक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पिछले महीने भारतीय नागरिकों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर गहरा अफसोस जताया है। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। तो हाल के दिनों में जिस तरीके से अमेरिका में घटनाएं हुई हैं और भारतीयों को निशाना बनाया गया, उसके बाद लगातार वहां पर रहने वाले भारत के जो नागरिक हैं, भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, उनके जहन में सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि असल में इसके पीछे वजह क्या है और किस तरीके की मदद भारत की ओर से मिल सकती है। और आज इस मसले पर लोकसभा में बहस भी हुई। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर साहब जुड़ रहे हैं। मणिशंकर जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले तो जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं, क्या हम कर सकते हैं कि मैं कहूं कि सरकार या एक देश होने के नाते किस तरीके की उम्मीद आपको दिखती है? माफ कीजिए, कौन से व्याख्या की बात कर रहे हैं आप? कौन सी घटना की? जिस तरीके से अमेरिका में भारतीयों पर आपको आवाज मिली मणिशंकर साहब? अच्छा, ये तो बहुत अफसोस की बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और माहौल ऐसा बन गया है कि इस माहौल के अंतर्गत ऐसी व्याख्याएं बार बार हो रही हैं। तो ये मात्र भारत का समस्या नहीं है, दूसरे देशों को भी शिकार बनाया जा रहा है। और मुझको लगता है कि अमेरिका में जो एक स्वागत हुआ करता था विदेशियों का, खास तौर पर विदेशी विशेषज्ञों का, वो जमाना अब बंद किया जा रहा है और हमारे लोग खतरे में हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी सरकार इस विषय को गंभीरता के साथ अमेरिका सरकार से यहाँ उठा रही हो। लेकिन जिस तरीके से आज लोकसभा में मणिशंकर साहब इस पूरे मसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरा कि सरकार के मुखिया इस मसले पर मौन है, उनकी ओर से कोई बयान नहीं आ रहा, हालांकि हर मसलों पर उनके बयान आते रहे हैं, तो किस तरीके के कदमों की उम्मीद विपक्ष चाहती है या सरकार पर जो दबाव डाला जा रहा है उसके बाद? देखिए, मैं तो सांसद नहीं हूं और इसलिए मैं संसद में नहीं था और मैं जानता नहीं हूं कि औपचारिक रूप में हमारी पार्टी क्या चाहती है। लेकिन जो प्रवक्ता हैं उन्होंने आप लोगों को बताया होगा कि ये गंभीर मामला है और इसका सही जवाब सरकार को देने चाहिए। मणिशंकर साहब, क्योंकि आप सरकार में एक मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, डिप्लोमेसी को भी समझते हैं, अमेरिका में जिस तरीके से सरकार बदली और ट्रंप शासन के बाद जो नीतियां बदली हैं, क्या आपको लगता है कि उसका ये एक साइड इफेक्ट है? और ऐसे में किसी दूसरे देश, भारत जैसे देश की वहां पर कितनी पोजीशनिंग कमजोर या फिर मजबूत? देखिए, हर लोकतंत्र में सरकार बदलती है। हमारे यहाँ भी बदली और यहाँ भी नीतियां बदले, तो ये लाजमी है कि सरकार बदलने पर तब नीतियां में भी कुछ तबादला आने का संभावना है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप साहब ने अपना काम शुरू किया है कि बिना सोच मोच और बिना उन ममालिक से बात करने का जो कि पीड़ित होंगे उनके फैसलों से, अपने आप वो तय कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ये एक गलत बात है और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी सरकार ने अब हमारे राजदूतों के द्वारा इस विषय पर रोशनी लगाई है वाशिंगटन में। एक आखिरी सवाल सर कि ऐसे में भारत सरकार अमेरिका पर किस तरीके से दबाव डाल सकती है, या वाकई ये मुमकिन नहीं है इस तरीके से कहना कि वाकई कोई दबाव पड़ सकता है, क्योंकि ये तो एक नई सरकार की नीतियां और उसके इम्पैक्ट की बात होती है? मुझको नहीं लगता है कि कोई दबाव डाला जा सकता है, लेकिन हाँ, बुद्धि उनको सिखाई जा सकती है और वो भी कुछ गुप्त तरीके से, कूटनैतिक तरीके से करना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसे हम करते आ रहे हैं, नहीं तो हमारे लोग जो वहां बसे हुए हैं उनके लिए खतरा बढ़ते जाएगा
और ये बहुत बुरी चीज होगी हमारे आने वाले रिश्तों पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका। यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबर है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की कोशिश, वीटो पावर के बिना भी सदस्यता के लिए तैयार। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए नए विचारों का किया स्वागत। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। मतदान के बाद जारी हुए एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा के संकेत दिख रहे हैं। ज्यादातर एजेंसियों ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने का अनुमान जताया है। समाजवादी पार्टी और दूसरे तो बहुजन समाज पार्टी को तीसरे पायदान पर रहने के संकेत उत्तर प्रदेश में मिले हैं। उधर पंजाब में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की करारी हार के अनुमान है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पंजाब में कांटे की टक्कर इन सर्वे में दिखाई गई है। साथ ही गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुमत के लिए कड़ी टक्कर का अनुमान है, तो आम आदमी पार्टी भी यहां पहली बार तीसरे बड़े दल के तौर पर उपस्थिति दर्ज करा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में फिर सरकार बनाने का दावा किया है। बीबीसी हिंदी से बातचीत में उन्होंने बीएसपी से हाथ मिलाने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं चाहेगा। इस बीच पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। राजनीति में असंभव भी कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी कहीं ऐसा प्रश्न नहीं है। ये जो लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब हम पहले अपनी हार को मान लें। जो हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हम जा रहा गठबंधन जो बहुमत में आ रहा है, तो अभी कुछ हमें सोचना नहीं है। और कृति हमारे साथ हैं और इस खबर पर अपडेट के साथ। कृति, जिस तरीके से संकेत दिए हैं बातचीत में, बीबीसी को दिए इंटरव्यू में, चुनाव नतीजों से पहले क्या ये माना जाए कि भविष्य के विकल्पों पर अखिलेश यादव ने तैयारी शुरू कर दी है? जी कविंद्र, देखिए, अगर जो एग्जिट पोल आए हैं अगर हम उसको आधार माने तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली आने वाली है। ऐसे में जो यहाँ के सियासी गलियारे हैं उनमें खलबली मची है और खासकर अखिलेश यादव के बयान के बाद खबरों का बाजार गर्म है। देखिए कविंद्र, एक सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के 3 आला नेता बीएसपी से लगातार टच में हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सपा और बसपा में सीधे संवाद नहीं हो रहा है, कांग्रेस मध्यस्थता कर रही है और कई फैक्टर्स के साथ मध्यस्थता कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लगातार रीजनल पार्टीज को कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये अस्तित्व की लड़ाई है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए। और कहीं ना कहीं जो हमने बिहार के तर्ज पर देखा था, उस तरह के गठबंधन को बनाने की तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ नजरें सिर्फ 2017 नहीं 2019 में भी हैं। एक सिनेरियो ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को तकरीबन 150 सीट और बसपा को 120 सीट मिलती है, तो देखिए दोनों ही चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, और दोनों ही एक दूसरे को मान्य नहीं होंगे। तो इस सिनेरियो में क्या कोई तीसरा नाम सामने आएगा? तो खबरें हर तरफ हैं, लेकिन कविंद्र मुझे लगता है कि जहां तक ये राजनीतिक दल हैं
उन्होंने तो अपना होमवर्क शुरू कर दिया है, लेकिन रिजल्ट्स आने की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और संयम बरकरार रखना यही इस वक्त समझदारी होगी। जी कविंद्र। बिल्कुल कृति, शुक्रिया आपका ताजा अपडेट के लिए लखनऊ से। उधर उत्तर प्रदेश की आलापुर और उत्तराखंड की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर मतदान के साथ ही 5 राज्यों में वोटिंग का काम पूरा हुआ। आलापुर सीट पर समाजवादी पार्टी और कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन के बाद दोनों सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। वहीं मणिपुर के 34 पोलिंग बूथों पर भी आज पुनर्मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीनों सीटों के इन मतदान केंद्रों पर करीब 77% मतदान दर्ज किया गया। इम्फाल, चूड़ाचांदपुर और कांगपोगी जिले में 4 मार्च को वोटिंग हुई थी, लेकिन मतदान में गड़बड़ी के चलते आयोग ने दोबारा मतदान के आदेश दिए थे। अब सभी की निगाहें 11 मार्च पर टिकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव अपराधों पर रोक के लिए नए कानून की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव के दौरान नई स्थितियां बन रही हैं और इससे निपटने के लिए इसकी जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पीटीआई से कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कई लोग आचार संहिता के उल्लंघन की कोशिश करते दिखे। हालांकि उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है। नसीम जैदी के मुताबिक आचार संहिता को कड़ाई से लागू करना आयोग की प्राथमिकता है। आयोग ने इन आरोपों को भी खारिज किया कि आचार संहिता के उल्लंघन पर नेताओं के लिए अलग अलग पैमाने देखें। भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई रोके एआईएडीएमके ने केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। लोकसभा में पार्टी ने इस मसले को उठाया तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि श्रीलंका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करता रहा है। उन्होंने मछुआरों को आधुनिक उपकरण देने और रोजगार के दूसरे साधनों के लिए ट्रेनिंग देने की भी मांग की। तमिल मछुआरे को श्रीलंकाई नौसैनिकों के गोली मारने का मामला गुरुवार को लोकसभा में उठा। एआईएडीएमके के सांसदों ने इस मामले में केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की और मछुआरों की समस्याओं के स्थायी समाधान की भी मांग की गई। Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Edappadi K. Palaniswamy also written a letter to the Honorable Prime Minister for this specific incidents, Madam. Hence, Madam, I strongly urge you kindly take immediate and effective action to ensure that the lives and properties of fishermen are protected and that such incidents not allowed to recur, Madam. In the last 1 week alone, 50 fishermen were arrested and their fishing nets, boats were seized. I urge the Prime Minister personally in intervening in this issue to use all possible means and powers to curb the unacceptable aggressive action of Sri Lankan Navy. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि श्रीलंका के साथ पाकिस्तान और डियो गार्सिया में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी चिंता की बात है। उन्होंने मछुआरों के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाने और युवा मछुआरों को कौशल विकास के जरिए नए रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया। In their arrest and imprisonment overseas, not just by Sri Lanka but also by Pakistan and now by the British and Diego Garcia. As I have suggested previously in this House, Madam, modernization of fishing infrastructure and a credible assistance package from the government are urgent requirements, Madam. तनाव के बीच श्रीलंका ने उसके यहाँ जेलों में बंद 85 मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है। The government of Sri Lanka has informed the High Commission of India in Colombo that all 85 Indian fishermen currently in Sri Lankan custody will be released. We understand that instructions in this regard to the concerned authorities in Sri Lanka have been issued. श्रीलंकाई नौसैनिकों के भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर गोली मारने की घटना के विरोध में तमिल मछुआरों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को तमिल मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना ने उस समय गोली मार दी थी जब वो कच्चातीवू के करीब समुद्र में मछली पकड़ रहा था। वहीं गुजरात सरकार के मुताबिक पिछले 2 साल में राज्य के 747 मछुआरे पाकिस्तान की ओर से पकड़े गए हैं। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महिलाओं का मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने से जुड़ा विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। राज्यसभा से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से कामकाजी माताओं और उनके बच्चों को बेहतर देखभाल मिलेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन विधेयक 2016 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद मां और बच्चों को बेहतर देखभाल मुहैया कराना है। रूल्स में फ्रेम करके कहां तक महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए मैं वो कोशिश करूंगा। विधेयक में 50 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों के लिए क्रेच की व्यवस्था जरूरी है। माताओं को दिन में 4 बार क्रेच जाने की इजाजत होगी। ऐसी व्यवस्था न करने वाले संगठनों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सांसदों ने अपने सुझाव दिए। I urge this government to think about this and make it mandatory just like it's for women. So should it be for fathers, whether he's single or whether he's married. What about the unorganized sectors? Who will make these women employees aware of their benefits, that they are entitled to get the maternity benefits? 2 months before delivery and 4 months after delivery, I think would be ideal. As far as I am concerned. Not make this an isolated example of just leave. We need to integrate the Women and Child Department, the Health Department and Labour Department. If together they work, only then this is going to succeed. इस विधेयक के जरिए 1961 के कानून में संशोधन किया जाना है। इसमें महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। अभी ये अवधि अधिकतम 3 महीने है। इसके अलावा शिशु की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश के बाद भी कुछ महीनों तक घर से काम करने की छूट की सुविधा का भी प्रावधान है। विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है। रविंद्र सिंह शिवरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में हुई ट्रेन बम धमाके और लखनऊ एनकाउंटर पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की एनआईए जांच कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी एटीएस ने लखनऊ में एक घर में छिपे सैफुल्लाह को जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सरेंडर से इनकार कर दिया और उसके बाद एनकाउंटर में वो मारा गया। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। मध्य प्रदेश ट्रेन में धमाके में शामिल होने के संदेह में उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 और आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के नाम गौस मोहम्मद खान और अजहर हैं। गौस मोहम्मद खान एयरफोर्स में रह चुका है और पुलिस का दावा है कि सैफुल्लाह के मकान से मिले मैप और डायरी से इन दोनों के बारे में सुराग मिले थे। अब तक इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास टेक्निकल नॉलेज थी। ये पहले एयरमैन भी रह चुका है और काफी लंबे अरसे तक रहा। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये लगातार इसी प्रकार की हरकतों में लिप्त रहा और फाइनली इसने ये गैंग बनाने में भी सफल हुआ और इन्हीं लगातार वेपन्स को इकट्ठे करने में और कॉन्टैक्ट्स बनाने में यही इसका मेन कार्य है। जम्मू कश्मीर में आज 2 आतंकी मारे गए। ये दोनों लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। सेना ने पाकिस्तानी सेना से बात कर आतंकियों की घुसपैठ पर कड़ी नाराजगी भी जताई। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज किया और भारत से सबूत मांगे। पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में छिपे आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों का अभियान कई घंटे चला। लश्कर के 2 आतंकी एक घर में छिपे थे। तड़के 4 बजे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी इसका जवाब दिया और दोनों आतंकी मारे गए। अभियान के दौरान एक नागरिक की मौत भी हुई। पुलवामा में साउथ कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर उनकी कंसंट्रेशन है। यही इलाका था जहाँ का बुरहान वानी था। बहुत बड़े पैमाने पर बुरहान वानी के बाद में उनको लोकल सपोर्ट और सिंपैथी मिल रहा है। अवंतीपुरा रेल लाइन से भी जुड़ा है, लिहाजा सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान बनिहाल और श्रीनगर के बीच रेल सेवाएं रोक दी गई थी। भारत ने नियंत्रण रेखा से आतंकियों की घुसपैठ पर कड़ी नाराजगी जताई है। सैन्य अभियान के महानिदेशक यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल AK भाटिया ने गुरुवार को पाकिस्तानी समकक्ष से बात की। पाकिस्तान को बताया गया कि नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की गतिविधियां देखी गई हैं, जो कि चिंता का विषय है। Pakistan to take actions against these entities as mandated by the international regimes,
and stop cross-border terrorism and activities which these organizations and individuals have continued against India, targeted at India. इस बीच भारत ने 2 युवकों को पाकिस्तान के सुपुर्द करने का फैसला किया है। उरी में सैन्य शिविर पर हमले के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने गुरुवार को इन्हें सेना को सौंपा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।